नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम सुप्रीम कोर्ट और उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है। यह संविधान का व्याख्याकार भी है एवं संरक्षक भी है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक भी है एवं यह दीवानी एवं फौजदारी मामलों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः सामाजिक क्रांति के संरक्षण का भार सौंपा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आजादी से पूर्व 1935 में हो चुकी थी। आजादी के बाद हमारी संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बनाए रखा गया था और इसके संगठन और इसके नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को सौंपा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों को विनियमित करने का अधिकार है। न्यायाधीशों की संख्या। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। न्यायाधीशों की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यताओं का वर्णन है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में वह विशिष्ट विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के संबंध में उल्लेखनीय कि इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुनवाई अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, किंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त नहीं है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं नियुक्त करते हैं। सन 1993 से न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था कार्य कर रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और वे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य करते हैं। 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था संविधान के संशोधन द्वारा, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इसे न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत खारिज कर दिया था। न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं पद से हटाने का तरीका। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु या नियत पदावधि नहीं है और एक बार नियुक्त किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और अपने पद पर बना रह सकता है और वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है या फिर संसद विशेष बहुमत से पारित कर उसे अपने पद से महाभियोग द्वारा हटा सकती है। अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है और राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार एवं इनकैपेसिटी, असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में
लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है। इसमें 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा एक विशिष्ट विधिवेत्ता होते हैं। उक्त समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर समिति के प्रतिवेदन के साथ संबंधित सदन में महाभियोग ग्रहण किया जाता है। यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाता है एवं उस पर महाभियोग प्रस्ताव सफल माना जाता है। भारत में ये अभी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अभी तक एक भी न्यायाधीश को अपने पद से नहीं हटाया गया है। अब है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है और न्यायालय के निर्णय एवं कार्यवाहियां लिखित होती हैं और इनका रिकॉर्ड न्यायालय में मौजूद होता है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अनुसार वर्णित है और इसमें मूल रूप से जो मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास आते हैं वो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन माना जाता है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, भारत संघ तथा कोई एक राज्य अनेक राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवाद इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है रिट ज्यूरिस्डिक्शन, लेख क्षेत्राधिकार। संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय लेख रिट जारी कर सकता है और इसके द्वारा वो अधिकारों के हनन को रोक सकता है। ये प्रमुख लेख हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, को वारंट, उत्प्रेषण, सर्टरी एंड प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय देश के सबसे बड़े अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। संविधान के 132 अनुच्छेद से अनुच्छेद 136 तक अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन है। दीवानी मामले, फौजदारी मामले और संवैधानिक मामले तीनों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है। विशिष्ट पुनर्विचार। अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकतम अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। फिर है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई मामला जनहित से संबंधित है तो या विधि का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होने की संभावना होती है तो वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं होता कि वो उस परामर्श को माने और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी ये बाध्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए बाध्य नहीं होता कि वो उस मामले में परामर्श दे। थैंक यू।